नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट चैप्टर शुरू कर चुके थे। और लास्ट चैप्टर के अंदर अपने चैप्टर नंबर 10 जो है प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे। कुछ एक बातें शुरुआत की हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा का औसतमान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने नया टॉपिक इसमें आता है, वो आता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, अपना नया टॉपिक इसमें आता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो एक पूर्ण चक्र के लिए हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है, एक पूर्ण चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान होता है, उस तात्क्षणिक मान के वर्ग का मध्य लेने के बाद में वर्गमूल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे जाना जाता है वर्ग माध्य मूल मान के नाम से, या आप लोग जिसे RMS के नाम से जानते हो। S का मतलब अपने स्क्वायर होता है वर्ग करना, ठीक है। और जो हम लोगों ने R और M लिख रखा है, R का मतलब रूट होता है, M का मतलब मीन होता है, यानी वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान या RMS वैल्यू हम लोग जिसे बोलते हैं, तो वर्ग माध्य मूल मान का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके तात्क्षणिक मान का हम लोगों को क्या करना है? वर्ग करना है, माध्य करना है और क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ग माध्य मूल मान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा है I इक्वल साइन ओमेगा टी, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। अगर इसका क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, तो वर्ग करने के बाद में आपके पास में आएगा I इक्वल I स्क्वायर I0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आएगा? I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर अपने क्या करें, इसका मध्य लें, यानी इसका क्या किया जाए? अगर मध्य लिया जाए तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर मध्य लेने पर। तो अगर हम लोग इसका मध्य लेंगे तो ये आएगा I की स्क्वायर और इसका एवरेज मान यानी औसत, और इस साइड आप लोग लिखोगे I की स्क्वायर dt 0 से t, क्योंकि एक पूर्ण चक्र के लिए कर रहे हैं, और 0 से t और dt। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अपने को जो दो स्टेप थे, एक तो वर्ग का वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में जो मध्य हम लोगों ने किया है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब एक बिल्कुल लास्ट स्टेप बचता है इसका वर्गमूल करना, ठीक है, यानी मूल करना है इसका, वो अपने बिल्कुल लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो इस साइड वाली लाइन को पढ़ा रहने देते हैं ऐसे, यहाँ लिख दो आप लोग I की स्क्वायर और इसका एवरेज मान, यानी इसका कौन सा मान? औसत मान। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 0 से t I की स्क्वायर, तो ये बनेगा I0 की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। बाद में क्या आएगा? 0 से t और dt आएगा। ठीक है, 0 से t और dt आएगा। इसका अगर क्या किया जाए, समाकलन किया जाए, तो ये बनेगा I की स्क्वायर, इसका एवरेज, और यहाँ पर देखिए पहले इसे सोल्व कर लेता हूँ मैं। 0 से t I0 की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। इसे अगर सोल्व किया जाए तो देखिए, इसे अगर सोल्व करना हो किसे? 0 से t और dt को, तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए ये dt है, इससे पहले आप लोग एक मान सकते हो, और उसका समाकलन क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो तो उसमें क्या किया जाता है? जिस चर के सापेक्ष कर रहे हैं उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ तो कोई है नहीं, इसका मतलब यहाँ एक है, तो यहाँ इसका समाकलन क्या होगा? t 0 से t, और सबसे पहले ऊपर वाला t रखोगे फिर नीचे वाला रखोगे, तो t - 0 यानी कैपिटल T। तो इसका समाकलन कितना बन जाता है? कैपिटल T बन जाता है। यहाँ से आप लोग किसे बाहर निकाल सकते हो? यहाँ से आप लोग बाहर निकाल सकते हो I0 की स्क्वायर बटा t को। किसे? I0 की स्क्वायर बटा t को। तो I0 की स्क्वायर बटा t जो है वो अपने यहाँ से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, और अंदर बचता है सिर्फ क्या? 0 से t और
साइन की स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, देखिए आगे। अब हमारे पास में इसका समाकलन करना है सिर्फ हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी का। अब अगर इसका समाकलन किया जाए तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अपने क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन कर सकें। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होती है उसे काम में लेते हैं। कैसे, जैसे आप लोग जानते हो कि आपके पास में कोस 2 थीटा जो होता है, कोस 2 थीटा, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र क्या होता है आपके पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपने को तो साइन की टर्म्स चाहिए, अपने क्या चाहिए, साइन की टर्म चाहिए, तो साइन की टर्म का मान रखना है, आ जाएगा। परंतु उसके साथ साथ कौन सी टर्म आ जाएगी आपके पास में, कोस की स्क्वायर के साथ में टर्म आएगी, और इसका फिर से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो एक और सर्वसमीका आपके पास में होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को भी आप लोग हटा दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे ले जा करके इसमें रख दीजिए। तो ये बनेगा कोस 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। यानी आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2। और ये जो फॉर्मूला आपके पास में है इसे आप लोग सीधा भी याद रख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 के बराबर होता है। या आप लोग इस प्रकार से सोल्व भी इसे कर सकते हो। हालांकि यहाँ तो आपको सीधा ही रखना है, आपकी मर्जी है, आप लोग इसे सोल्व करते हो या सीधा इस फॉर्मूले को रखते हो। तो मैथ के जो स्टूडेंट है उन्हें तो सीधा पता होगा कि 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसे यहाँ पर रख देंगे और फिर इसका किया जाएगा समाकलन। तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, अगर इसे आप लोग लिख देते हो तो ये बनेगा आई की स्क्वायर और इसका एवरेज किसके बराबर, I0 की स्क्वायर बटा टी के, I0 की स्क्वायर बटा टी के, और 0 से टी तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। तो ये बनेगा 1 माइनस 0 से टी और 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 और डी टी। 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 और डी टी। ये हमारे पास में क्या आ जाता है, इसका समाकलन आ जाता है। अब देखिए अपने क्या करेंगे, I0 इसकी आई की स्क्वायर करेंगे, एवरेज करेंगे और I0 स्क्वायर और 2 टी करेंगे। ठीक है, I0 की स्क्वायर बटा 2 टी करेंगे। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 से टी और 1 माइनस कोस 2 थीटा और डी टी। इस तरीके से आपके पास में ये टर्म बन जाती है। अब आप लोग इसे लिखोगे, इसकी एवरेज और इसका स्क्वायर आई जो है उसकी स्क्वायर I0 है और 2t। अब देखिए इसे वैसे तो आप लोग सीधा सोल्व कर सकते हो, पर आपको बता दूं अगर बायो के स्टूडेंट देख रहे हो तो आपको क्या करना होगा, इसे 2 पार्ट में तोड़ देना होगा। जैसे ये समाकलन आपके पास में, इसे आप लोग क्या करोगे, 2 पार्ट में तोड़ोगे। फर्स्ट पार्ट बनेगा 0 से t और 1dt। क्या बनेगा, 1dt, जैसे पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और उससे इसका समाकलन हो जाएगा सीधा t। दूसरा इसका जो पार्ट बनेगा माइनस बाहर आएगा और क्या बनेगा, समाकलन 0 से t कोस 2 थीटा और dt। और कोस 2 थीटा का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ एक बात का आप लोग ध्यान रखोगे, देखना यहाँ ओमेगा t है, आपके पास में क्या है, ओमेगा t है। तो ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ रखा है तो इसे सीधा ना रख करके आपको ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, भी मैंने सीधा रख दिया था। तो थीटा की जगह आपको क्या रखना है, ओमेगा टी रखना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2 और 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। क्योंकि थीटा तो अपने फॉर्मूले में आ रहा था, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, ओमेगा टी है तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसे सेकंड पार्ट का समाकलन करना पड़ेगा कोस 2 ओमेगा टी का। तब क्या होगा, इसका समाकलन बनेगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा। उसे आप लोगों को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। या सीधा अगर आप लोग करते हो तो देखिए इसे, इसका समाकलन क्या होगा, तो ये 1dt है, इसका समाकलन तो सीधा सीधा आपके पास में बनने वाला है स्मॉल t, और माइनस का कोस थीटा जो होता है उसका होता है साइन थीटा। परंतु ये जो अंदर वाली टर्म है इसका आपको फिर से
ये अवकलन करना पड़ेगा और अवकलन करके इसमें भाग देना पड़ेगा। तो साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा और 0 से टी। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ हम लोगों ने cos 2 ओमेगा टी जो है इसका समाकलन किया है sin 2 ओमेगा टी पर। अंदर वाली टर्म जो है इसका अवकलन किया जाता है और अवकलन करने के बाद में दिया जाता है भाग। तो 2 ओमेगा, क्योंकि टी का अवकलन तो 1 होगा, टी के सापेक्ष अगर करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2 ओमेगा और इस 2 ओमेगा का दिया जाता है भाग। अब देखिए आपके पास में क्या बनने वाला है, आपके पास में बनेगा ये और इसकी स्क्वायर बटा 2t। और सबसे पहले तो आप लोग इसमें t रखोगे तो मान कितना आएगा, t आएगा। और माइनस का क्या रखोगे, आप लोग माइनस का रखोगे साइन, ये अभी यही चल रहा है क्योंकि पहले t रखोगे तो यहाँ पर t रख दिया है और यहाँ रखोगे तो माइनस का साइन 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा। और माइनस में इस जीरो को यहाँ रखा 0 और इसे भी रखा, तब भी क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो आगे वाली टर्म्स तो कितनी हो जाती है, इसकी 0 हो जाती है। अब देखिए आगे ये जो टर्म्स आपके पास में बची है इसे आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो अगर इसे सोल्व करने की बात की जाए इसे सोल्व अगर आपको करना पड़े साइन 2 ओमेगा टी को, तो ओमेगा बराबर आप लोग जानते हो कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। कोणीय आवर्ती होती है ओमेगा, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ होता है और एफ जो होता है 1/t होता है। तो ओमेगा इक्वल कितना होता है, 2 पाई टी होता है। तो यहाँ लिखोगे साइन यहाँ आएगा साइन 2 ओमेगा की जगह कितना आएगा, ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। टी से टी कटेगा और ये बनेगा 4 पाई। तो ये बना साइन 4 पाई। ठीक है, कितना बनेगा, साइन 4 पाई। तो साइन 4 पाई जब ये बन रहा है तो इसे सोल्व करने की जरूरत बचती नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मान कितना होता है, हमारे पास में 0 होता है। तो आगे वाली जो टर्म है टोटल, इसका मान कितना हो जाएगा, हमारे पास में 0 हो जाएगा। तब देखिए आपके पास में ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन ये आई की स्क्वायर और इसका एवरेज यानी औसत I0 की स्क्वायर बटा 2t। और अंदर सारा मान तो 0 हो गया, सिर्फ ये वाला t बचता है, t से t हो जाता है आपका कैंसिल। तो ये जो औसत मान है इसका, ये आता है I0 की स्क्वायर बटा 2। ठीक है, I0 की स्क्वायर बटा 2 आता है। अब देखिए अपने 3 स्टेप इसमें करना था, वर्ग करना था, माध्य करना था और तीसरा था मूल, यानी इसका वर्गमूल करना। अब आप लोग यहाँ लिखोगे वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल करने पर यहाँ देखिए ये तो बन जाएगा आई की स्क्वायर, इसका एवरेज और उसका वर्गमूल। आई की स्क्वायर, इसका एवरेज और क्या करना है आपको, अनरूट करना है। और बराबर किसके, देखिए यहाँ अगर आप लोग I0 की स्क्वायर का अनरूट कर देते हो तो सिर्फ बचेगा I0 और नीचे 2 है तो इसका बन जाएगा अनरूट 2। और ये किसका मान है, ये मान है IRMS का। ये मान किसका है, IRMS का मान है, यानी वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास में इसकी। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना आता है, तो वर्ग माध्य मूल मान आता है I0 बटा अनरूट 2, यानी IRMS बराबर कितना आता है, ये आता है I0 बटे अनरूट 2। और 1 बटा अनरूट 2 होता है, और 1 बटा अनरूट 2 को आप लोग कितना लिख सकते हो, IRMS 1 बटा अनरूट 2, 1 बटा अनरूट 2 का मान होता है 0.707 और I0। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब देखिए वर्ग माध्य मूल मान सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा का ही नहीं, आप लोगों से प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी वर्ग माध्य मूल मान पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, यानी IRMS के अलावा अगर आप लोगों से VRMS पूछा जाता, क्या पूछा जाता, VRMS, तो VRMS मान भी कितना था, 0.707 और V0। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, VRMS मान और IRMS मान दोनों को ज्ञात कर सकते हो। आगे देखिए एक दो बातें और इसके अंदर। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में एक समीकरण बनी थी, कौन सी, I = I0। इस टॉपिक की शुरुआत की बता रहा हूँ, I = I0 साइन
ओमेगा टी। ये समीकरण आपके पास में बनी थी। आपको इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना था, यानी सबसे पहले आपको क्या करना था, इसका वर्ग करना था। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना था, इसका औसत निकालना था, यानी इसका क्या निकालना था, आपको औसत निकालना था। आई स्क्वायर जो थी उसका औसत करना था। तो यहाँ पर आपके पास में जो I0 स्क्वायर है इसका तो औसत कुछ होगा नहीं, तो ये तो I0 स्क्वायर ही रहेगा। और आपके पास में बच कौन गया, आपके पास में बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसका आपको क्या करना होता है, औसत मान ज्ञात करना होता है। और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसका औसत मान कितना होता है, आप लोग लिखोगे, चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसका औसत मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो वो होता है 1/2। तो यहाँ सीधा लिख देते हैं आई स्क्वायर, इसका एवरेज और कितना I0 की स्क्वायर बटा 2। और फिर आप लोग क्या कर देते, इसका वर्गमूल कर देते, तब आपके पास में ये आता I0 बटा √2, यानी IRMS मान इसका कितना बन जाता, ये बन जाता I0 बटा √2। अगर शॉर्ट रूप में आप लोग इसे याद रखना चाहो तो आप लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, आई को I0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर किया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है इसका औसत मान आप लोग जानते हो कितना होता है, 1/2 होता है। और सीधा रखने पर कितना आ जाएगा, ये I0 बटा √2 आ जाएगा। पर ध्यान रखना आपकी बुक जो है उस बुक के अंदर इसे सोल्व कर रखा है, तो आपको मेन एग्जाम में इसे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में दे रखा है। इसका मतलब आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे क्या करना होता है, हल करना होता है। इस तरीके से आप लोग इसे हल करके दिखाओगे तभी आपको 2 नंबर जो है वो मिलेंगे। शॉर्ट में आप लोग सिर्फ याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हो। आगे देखिए, इसके अंदर आप लोगों ने अभी इसका जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में देखिए आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है IRMS जो है वो कितना है, ये है I0 बटा √2 अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर अपने देखा जाए क्या, इसी तरीके से अगर अपने देखा जाए VRMS अगर देखा जाए तो वो कितना आता है, वो आता है V0 बटा √2। ठीक है, ये VRMS और ये क्या है हमारे पास में IRMS है। कुछ एक छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। वो क्या, देखिए, एक तो जो आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा होती है, हमारे पास में कौन सी धारा होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो उसका अगर मापन किया जाए तो उसका मापन जो सामान्य एमीटर होता है, जिस एमीटर को हम लोगों ने 7वें चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एमीटर वोल्टमीटर हम लोग पढ़ करके आए थे, उस एमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका अपने क्या नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसके मापन के लिए कौन सा एमीटर काम में आता है, तो इसके लिए काम में आता है तप्त तार एमीटर। प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए कौन सा एमीटर काम में आता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए तप्त तार एमीटर जो है उसे काम में लिया जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए कौन सा एमीटर काम में लिया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के मापन के लिए तप्त तार एमीटर जो है उस एमीटर को काम में लिया जाता है। ये तप्त तार एमीटर जो होता है इसके अंदर जो खाने होते हैं वो 1 2 3 4 इसके स्थान पर किस तरीके से होते हैं, वो होते हैं 1 4 9 1 4 9 16, इस तरीके से 25, इस तरीके से क्या होते हैं, इस पर खाने बने होते हैं। 1 4 9 16 25 इस तरीके से इस पर क्या बनाए जाते हैं, खाने बनाए जाते हैं। और इस पर क्या होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो ये तो सीधा एमीटर आपका, पर जो तप्त तार एमीटर होता है इसमें आई जो होती है उसकी स्क्वायर के रूप में क्या होते हैं, इस पर खाने बने होते हैं। क्योंकि H इक्वल आप लोग लिखते हो I स्क्वायर R T, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, I की स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो जो विक्षेप आता है कुंडली में, एक तो आता है धारा के कारण और दूसरा आता है ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है उसके कारण। तो जब उसका अंशांकन किया जाता है उसमें खाने जब लिखे जाते हैं तो उनको अपने जो धारा होती है उसके वर्ग के रूप में खाने बनाए जाते हैं। 1 4 9 16 25 36 इस तरीके से क्या किए जाते हैं, वहाँ पर खाने हम लोग बनाते हैं। तो ये आता है प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका मापन किया जाता है तप्त तार एमीटर के द्वारा। दूसरा देखिए, आपके पास में VRMS वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, V0 बटा √2 आ रही है। हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी वोल्टेज अगर देखी जाए तो उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो उसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्टेज की हमारे पास में क्या आती है, जो वोल्टता आती है, जो हमारे घरों में
प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है, उसका वर्ग माध्य मूलमान जब ज्ञात किया जाता है तो वो वर्ग माध्य मूलमान कितना आता है, तो वो वर्ग माध्य मूलमान हमारे पास में आता है 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज का हमारे पास में क्या आता है, ऊर्जा के रूप में प्रत्यावर्ती वोल्टता आती है। अब अगर अपने उसका शिखर मान देखा जाए तो उसका शिखर मान देखिए यहाँ से Vrms बराबर V0 बटा √2, तो V0 बराबर √2 इंटू Vrms, V0 इक्वल √2 इंटू Vrms, ये फॉर्मूला हमारे पास में इसका बनता है। तो ये देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा V0 √2, Vrms मान कितना है इसका 220 वोल्ट्स है। तो जब V0 को सोल्व किया जाता है लगभग 311 वोल्टेज के पास में हमारे पास में क्या आता है, ठीक है, 311 वोल्टेज के पास में हमारे पास में क्या आता है, इसका शिखर मान आता है। V लिखा हुआ है यहाँ वोल्ट। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है उसका अगर शिखर मान ज्ञात किया जाए तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का अगर शिखर मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो 220 वोल्टेज हमारे पास में घरों में आती है उसका शिखर मान प्राप्त होता है 311 वोल्टेज। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो 220 वाली Vrms वैल्यू वाली वोल्टता है उसका शिखर मान कहाँ तक होता है, 311 वोल्टेज तक होता है। इसलिए जो आपके पास में डीसी और एसी करंट होते हैं, या आप लोग बोल सकते हो जो आपके पास में डीसी वोल्टेज है और जो आपके पास में एसी वोल्टेज है उसमें से कौन सी धारा जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो प्रत्यावर्ती धारा है हमारे पास में वो क्या है, दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक है। क्यों है अधिक खतरनाक, क्योंकि इसका जब शिखर मान ज्ञात किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जब इसका शिखर मान ज्ञात करते हैं तो वो अपने को √2 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो 311 वोल्टेज के आसपास हमें क्या मिलती है, इसकी वैल्यू मिलती है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में से कौन सी धारा जो है वो अधिक खतरनाक है और क्यों है। तो इन दोनों में से जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अधिक खतरनाक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो वोल्टेज प्राप्त करते हैं उस वोल्टेज का जब शिखर मान ज्ञात किया जाता है वो √2 गुना ज़्यादा होता है, यानी 220 वाली वोल्टेज जो है उसका 311 वोल्टेज शिखर मान हमें प्राप्त होता है। तो इससे ये जो है वो अधिक खतरनाक है। अब अपने कुछ उपयोग यानी कुछ फायदे और कुछ इसकी सीमाएं जो है वो देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे पास में है उसके विशेषताएं क्या क्या आती है और दूसरा इसके दोष क्या क्या हैं। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं, प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका मतलब अपने बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के गुण और दोष की। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका गुण जो आता है वो आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसे ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसे ट्रांसफार्मर जो होता है उस ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है इसे आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तित कर सकते हो। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से परिवर्तित करने से क्या फ़ायदा होगा, तो आप लोग पढ़ कर के आए हो कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसे अगर अपने को दूरस्थ स्थानों तक भेजना हो तो दूरस्थ स्थानों तक जब इसे भेजा जाता है तब अपने इसे वोल्टेज जो होता है उस वोल्टेज का मान क्या करना होता है, ज़्यादा करना होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे दूरस्थ स्थानों तक अगर अपने क्या करनी हो, प्रत्यावर्ती धारा को भेजनी हो तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे भेज सकते हैं। तो एक इसका ये गुण आता है। दूसरा देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका क्या गुण आता है, तो दूसरा गुण आता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है
प्रत्यावर्ती धारा, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को हम लोग क्या कर देते हैं, डीसी करंट के अंदर बदल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है इसे आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर दिष्टकारी पढ़ेंगे, ठीक है। और दिष्टकारी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एसी करंट जो है इसे डीसी में बदला जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसे प्रत्यावर्ती से दिष्ट धारा में बदल सकते हैं, यानी एसी को आसानी से आप किस में बदल सकते हो, डीसी में बदल सकते हो। तो ये भी इसका एक फायदा है। आगे देखिए इसके अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली मशीनें होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इससे चलने वाली जो मशीनें हमारे पास में होती है, ये एक तो अधिक भारी होती है, अधिक भारी, और एक ज़्यादा दृढ़ होती है, ठीक है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है इससे जो मशीनें हम लोग चलाते हैं वो मशीनें ज़्यादा दृढ़, ज़्यादा भारी होती है, जिससे आसानी से अपने काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जो है वो दिष्ट धारा की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। दूसरा देखिए अपने इसके अंदर, अब आता है इसके अंदर दोष, कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसके दोष क्या क्या आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के दोष। तो देखिए दोष के अंदर सबसे पहले दोष क्या आता है, सबसे पहला जो दोष इसके अंदर आता है वो आता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसका शिखर मान जब ज्ञात किया जाता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका शिखर मान जो है वो क्या होता है, वो वीआरएमएस मान का √2 गुना ज़्यादा होता है। यानी वीआरएमएस मान जो भी आपके पास में आने वाला है उसका ये क्या होता है, √2 गुना ज़्यादा होता है। कौन, शिखर मान। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वीआरएमएस बराबर V0 बटा √2, तो उससे V0 क्या होता है, √2 इंटू वीआरएमएस के बराबर होता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसका जब अपने क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता बोलना है आप लोग यहाँ पर, प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होती है उसका जब शिखर मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो वो वर्ग माध्य मूल मान की तुलना में √2 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा जो है वो क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है, ठीक है। आगे देखिए अगला दोष इसका क्या आता है, तो इसका अगला दोष आता है तवचिक प्रभाव। अगला दोष क्या आता है इसका, तो इसका अगला दोष आता है तवचिक प्रभाव, की प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका अगला दोष है वो क्या है, तवचिक प्रभाव है। तवचिक प्रभाव का मतलब देखिए क्या है, तवचिक प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जब अपने क्या किया जाता है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को किसी भी चालक या तार में से प्रवाहित किया जाता है। जैसे ये सामने एक तार बना हुआ है, इसमें से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित कर रहे हो। तो प्रत्यावर्ती धारा को जब आप लोग किसी चालक तार में से प्रवाहित करते हो तो आप लोग देखते हो कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा आप लोग प्रवाहित कर रहे हो, जब इसका मान बढ़ाया जाता है तो इसका मान बढ़ाने पर ये प्रत्यावर्ती धारा जो है इस संपूर्ण तार के अनुप्रस्थ काट में एक समान रूप से नहीं जाती है। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, इस साइड से प्रत्यावर्ती धारा को भेज रहे हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये एक समान रूप से इसमें फैल करके आगे नहीं जाती है। तवचिक प्रभाव के कारण ये जो इसकी बाहर की सतह होती है, यानी ये जो बाहर वाली सतह होती है, तार के जो बाहर की सतह होती है, उसी के अनुदिश क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसके कारण अपनी ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। यानी तार के अंदर से धारा जो है वो अपने प्रवाहित न होकर के बाहर जो अनुप्रस्थ काट, ये जो बाहर की सतह होती है इससे होकर के प्रवाहित होती है। इसे अपने जाना जाता है तवचिक प्रभाव के नाम से। इसलिए अपने जहाँ अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहाँ मोटा तार नहीं लगा सकते हैं। मोटा तार लगाने की बजाय आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने जहाँ अधिक धारा की आवश्यकता होती है तब अपने क्या किया जाता है, पतले पतले तारों को मिला करके एक मोटा तार जो है वो बनाया जाता है। घरों में भी आप लोग देखते हो कि जब तार आपके पास में होता है, जब उसके ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक आप लोग हटाते हो तब आप लोग देखते हो कि उसके अंदर से जो है वो बहुत सारे तार निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं, उसकी वजह है तवचिक प्रभाव। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है वो किसके चारों ओर प्रवाहित होती है, इस तार के चारों ओर प्रवाहित होती है, न कि इसके अनुप्रस्थ काट का जो इसका क्षेत्रफल है इससे एक समान रूप से प्रवाहित होती है। तो ये हमारे पास में क्या थे, प्रत्यावर्ती धारा के दोष थे। 2 हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के दोष पढ़े हैं और 3 हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा के गुण पढ़े। इसके अंदर देखिए जो वर्ग माध्य मूल मान हम लोगों ने पढ़ा है और औसत मान जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, ठीक है।